वेलकम एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर सोशल साइंस का। हिस्ट्री का ये फोर्थ चैप्टर है द मुग़ल एम्पायर। द मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करने से पहले हम आपको पीछे का कुछ रिवाइज करा देते हैं। जो हमने चैप्टर थर्ड वीडियो अपलोड है आपकी ऐसे चैनल में, तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के हैं, टाइम कितना था 200 मतलब 1206 से 1210 तक ये चला था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके कौन आए थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके बाद आपकी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। और फिर इसके बाद कौन है, बलबन। बलबन आपके 1266 से 1286 तक। फिर उसके बाद कौन है, खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश में आपके जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 थे 6 से 1316 तक, ओके। फिर आपके तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश में आपके गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक कब तक रहे हैं आपके 1320 से, जैसे कि आपके 1316 में आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। उनके बाद 1320 से आपके स्टार्ट होती है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश पे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हैं 1351 से 1388 तक, ठीक है। फिर सैयद वंश आता है और लोदी वंश है। तो सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक, और फिर लोदी वंश आता है आपका 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिर कंप्लीट होता है। इब्राहिम लोदी हैं इसमें 1517 से 1526 तक, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट के जो आप कनेक्ट करने के लिए लास्ट का आपको याद रखना पड़ेगा कि इब्राहिम लोदी यहाँ तक ये चलता है, और फिर इब्राहिम लोदी के बाद आपका स्टार्ट होता है ये मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में आप क्या पढ़ेंगे, मुग़ल एम्पायर में आप पढ़ेंगे पहले इनका जो प्रशासन था, कैसे इनकी प्रशासन व्यवस्था थी, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। और फिर उसके बाद उनका पढ़ेंगे आप मतलब चीज़ों को कैसे रखते थे, किस तरह से उन्होंने की थी, और उनमें कौन कौन आता है। तो इसमें आप मुग़ल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of the people and the culture was an extremely difficult task for the ruler to accomplish in the Middle Ages। देखिए ये काफ़ी कठिन होता है कि ऐसे, जैसा कि अपना देश है ना, बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ। महाराष्ट्र के लोग अलग तरह से रहते हैं, दिल्ली के लोग अलग तरह से रहते हैं, एमपी में अलग, और आपके छत्तीसगढ़ में अलग। एमपी और छत्तीसगढ़ लगभग कनेक्टेड है। आपका यूपी अलग हो गया, फिर पंजाब, हरियाणा, ये सब कुछ अलग अलग है ना। यहाँ लोग अलग तरह से रहते हैं, अलग बोलते हैं, अलग खाते हैं, और अलग तरह का रहने कपड़ा, और इनका लोक नृत्य, संगीत, भगवान पूजा वगैरह। मतलब जैसे नॉर्थ में हम उत्तर भारत में गणेश जी की आराधना करते हैं, तो दक्षिण भारत में उन्हीं के भाई कार्तिक जी की आराधना होती है, कार्तिकेय जी की। तो इस तरह से बहुत विभिन्नताएं होती। तो ऐसे विभिन्नताओं वाली जगह में, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में जहाँ लोग और संस्कृति इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं, तो इसमें शासन कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, किसी भी राजा के लिए बहुत कठिन होता है। क्वाइट इन द कॉन्ट्रास्ट टू देयर predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had to be hindered to seem the possible for the only short period of time। देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पे मतलब इतना कठिन होने के बाद भी अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने
एक साम्राज्य की स्थापना की, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसमें सारे कार्य को पूरा किया गया, जो भी मतलब कि विभिन्नताएं हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए जो केवल एक छोटी अवधि के लिए संभव जान पड़ता था उसे पूरा किया। मतलब कि जो अभी तक सभी छोटे राजा जो थे वो थोड़े टाइम के लिए कर पाते थे, जैसे कि आपको याद होगा थर्ड चैप्टर में मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जी लोग थोड़ा सा ये मतलब प्रयास किया करते थे कि सारे जगह में पूरा नॉर्थ इंडिया आपका, पूरा साउथ और जो सिंध वाला बंगाल वाला जो प्रांत है उसमें भी कब्जा कर पाएँ, पर वहाँ से उनको वहाँ पे कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और कर भी पा रहे थे तो बहुत थोड़े टाइम के लिए कर पा रहे थे। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearby all the subcontinent. देखिए इन्होंने स्टार्ट कब किया, 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन लोगों ने, मुग़लों ने सभी जगह मतलब कि आगरा से दिल्ली तक अपना राज्य विस्तार किया और 17वीं शताब्दी तक पूरे उपमहाद्वीप में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने राज्य शासन अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, दे imposed structures of the administration and ideas of the governance that outlasted their rule, leaving a political legacy and that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. हम जानते हैं कि इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, जो बनाए गए हैं ऐतिहासिक धरोहर जो हैं अभी, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यह ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से हम सारा उपमहाद्वीप, उसके पश्चात आने वाले अनेक शासक अपने आप को अछूता नहीं रख सके थे। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपाट of the Red Fort in the Delhi and the residence of the Mughals emperor. देखिए आज भी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़लों के शासन निवास पर स्थान पर ही दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र का संबोधन करते हैं। तो इस तरह आपको पता ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे मतलब कि पीएम मोदी जी भी आज वहीं से हमारे देश को संबोधित करते हैं। मतलब आज भी उस जगह का जो वैल्यू है वो कम नहीं हुआ है। और हम ये भी समझ सकते हैं इसका मतलब यही निकलता है कि हमें भी उस जगह को, उनके बनाए हुए चीज़ों को आज भी भूलना नहीं चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड पेज नंबर आप आ जाइए 46 में। 46 में हम देखेंगे हु वर द मुगल्स, मुग़ल कौन थे। हम इनके बारे में जानेंगे कि मुग़ल थे कौन। अब इसमें हम इतना इनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो पहले जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन। द मुगल्स पर डिसेंडेंट ऑफ द टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स, दो मतलब कि दो शासकों के वंशज थे। ठीक है, दो शासकों के वंशज कैसे थे, एक तरफ माता की तरफ से ये अलग थे और पिता की तरफ से ये अलग माने जाते थे। तो देखिए माता की तरफ से ये कौन माने जाते थे, ये चंगेज़ खान जो चीन और मिडिल एशिया के जो कुछ भागों में राज करता था उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है ना, माता की ओर से ये क्या माने जाते थे, ये मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में राज करते थे उनके उत्तराधिकारी माने जाते थे। ठीक है, ये माता की ओर से हो गया। एंड पिता की ओर से ये क्या माने जाते थे, पिता की ओर से ये ईरान, इराक और वर्तमान जो तुर्की है के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु अभी 1404 में हुई थी, उसके वंशज माने जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रॉम मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ द चंगेज़ खान डाइड इन 1227 में जिनकी मृत्यु हुई थी। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ द चाइना एंड द सेंट्रल एशिया में जिन्होंने राज किया था, मैंने बताया। फ्रॉम देयर फादर साइड दे आर द सक्सेसर ऑफ द तैमूर डाइड इन द
आपका 1404 में जो डाई हुए थे, द रूलर ऑफ द ईरान, इराक और मॉडर्न तुर्की जो हमारा कहलाता है उसमें. हाउ एवर द मुगल्स डिडेंट लाइक टू बी कॉल्ड द मुगल और मंगोल. उनको मुगल या मंगोल कहलाना जो आपके मुगल्स हैं उनको पसंद नहीं था. मतलब कि जो उनके मदर साइड जो मंगोल शासक आपके चंगेज़ खान है वो कहलाना पसंद नहीं था. तो ये यही कहलाना पसंद करते थे जो मतलब कि इनके पिताजी वाले को अच्छा मानते थे. ठीक है, तो था क्या, बात क्या थी, कैसे अच्छा मानते थे ये देखते हैं. दिस वॉज बिकॉज द चंगेज़ खान मेमरी वॉज एसोसिएटेड विद द मार्सियर इन द इन्यूमेबल पीपल ऑफ. आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इनकी स्मृतियाँ थीं, जो इनके मंगोल शासक की जो स्मृतियाँ थी वो काफ़ी ख़राब थी, बहुत सारे लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए इन लोगों को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं था. इट वॉज लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, दे आर मंगोल कॉम्पिटिटर्स. और इससे भी लिंक कर सकते हैं कि वो जो दूसरी तरफ से मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर भी गर्व अनुभव करते थे, लेकिन जो ये चंगेज़ खान की स्मृतियाँ जो इन लोगों से जुड़ी हुई थी, जो लोगों की नरसंहार हुई थी, उसके स्मृति के साथ उनका एक प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी वो. मतलब कि वहाँ पे उनको दो रिलेशन की वजह से वो उसको अच्छा नहीं मानते थे. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ द, मतलब वो क्या कहलाने में पसंद करते थे, वो माता के साइड जो आपके पिता के साइड वाला तो नहीं पसंद करते थे, सॉरी पिता के साइड वाला वो पसंद करते थे, वर्तमान आप तैमूर वाले वंशज को वो पसंद करते थे, और माता के साइड वाला उनको कहलाना पसंद नहीं था. ठीक है ना. और ये ऐसा क्यों होता था? नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर है कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398 में. और क्योंकि उनके महान पूर्वज में 1398 पर कब्जा कर लिया था. और ज़्यादा गर्व क्यों अनुभव करते थे तैमूर होने पर? क्योंकि उनके जो महान शासक पहले के जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 में कब्जा कर लिया था. दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy practically by each ruler creating the picture made in the Taimurs and himself take a look of the picture which is somewhat like a group of the photograph. आप देख सकते हैं ये पिक्चर बनी हुई है जिसमें बताया गया है कि पीछे है ये पिक्चर जिसमें बताया गया है कि ये कौन कौन है. देखिए तैमूर और उनकी उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक चित्र बना हुआ है जो 1702 से 12 के बीच का है. मध्य में तैमूर है जो, और है उसके दाहिने ओर उनका जो पुत्र बैठा है वो मीरन शाह है जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा है. ठीक है ना. और उसके बाद अब अम्बुसेद हैं बाबर के दादा, और तैमूर के बाईं ओर है. ठीक है.